रिलैक्सेशन क्या होता है? इसको देख लो क्या करता है फ्रॉग, तो देखो डायग्राम में क्या कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो रिलैक्सेशन क्या होता है? इससे हेल्दी चॉइस, ठीक है। रिलैक्सेशन इज ए कॉन्शियस एफर्ट टू रिलीव एक्सेस टेंशन इन मसल, ठीक है। रिलैक्सेशन क्या है? एक कॉन्शियस एफर्ट है हमारा टू रिलीव एक्सेस टेंशन मसल, मतलब जब हमारे मसल्स में एक्सेस टेंशन होती है, चाहे वो कोई काम कर रहे हो या जैसे बहुत लंबा कहीं वॉक कर रही हो, है ना, किसी भी तरह की आप एफर्ट कर रहे हो जिसमें आपको टेंशन आपके मसल्स में एक्सेस होगी, ज़्यादा होगी, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए जो हम कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं। कॉन्शियस एफर्ट मतलब जैसे आप बहुत लंबा चल चुके हो, क्या होगा, थोड़ी देर बैठ जाओ। कॉन्शियस एफर्ट मतलब आपका कि आपके दिमाग ने कहा कि बैठ लो, थोड़ी रेस्ट कर लो, तो उस तरह की, या कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप लग रहा है आप थक गए, रुक जाते हैं, वो हुआ आपका कॉन्शियस एफर्ट। तो कोई भी हम काम कर रहे हैं, रिलैक्सेशन इज कॉन्शियस एफर्ट टू रिलीव एक्सेस टेंशन मसल, ठीक है। तो हमारा जब कॉन्शियस एफर्ट हम डाल के उस चीज़ से रिलैक्स करते हैं अपने आप को, उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलेटिवली टेंशन लेस स्टेज ऑफ मसल एंड माइंड इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलेटिवली टेंशन लेस स्टेज मतलब जो हमारी टेंशन लेस मतलब जहाँ पे टेंशन नहीं है, ठीक है, उस स्टेज को मसल्स की क्या बोलते हैं, और दिमाग की रिलैक्सेशन। जो आपका मेंटली और फिजिकली, ठीक है, आप रिलैक्स हो, उस स्टेज में क्या कहेंगे, जब टेंशन फ्री हो, तो उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन। इसका मतलब मुझे, जैसे आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, एग्जाम है या ऐसे आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी देर क्या करते हो, सो जाते हो ना, या अपने मन का कुछ करते हो। किसी को म्यूज़िक का शौक है, म्यूज़िक सुन रहा है, किसी को टीवी देखने का शौक है, टीवी देख रहा है ना, किसी को घूमने का शौक घूम रहा है, करता है ना, तो वो चीज़ आपको मेंटली आपके माइंड को रिलैक्स करती है। या आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो आपको रिटर्न वर्क करा रहे हैं, कराते जाकर तो क्या होगा, ब्रेक हो गया ना 10 मिनट का, जब हाथ दर्द होने लगा मेरा, तो आपने कॉन्शियस एफर्ट दिया कि आप रुक जाते हैं, अब हाथ में दर्द हो रहा है, रुक जाए, 10 मिनट के बाद देखेंगे। ये आपका रिलेटिवली टेंशन स्टेज ऑफ मसल्स एंड माइंड इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। मसल्स कम टू रेस्ट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। जब आपकी मसल्स हैं वो किसमें आती है, रिलैक्सेशन में आती है, ठीक है। अब आता है लाइफ इज फुल ऑफ इवेंट एंड टाइम विच मे कॉज अस टू फील स्ट्रेस्ड। हमारा जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ इवेंट चलता रहता है, पता ही है ना, कैसा भी हो, सबकी अपनी अलग अलग काम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चलता रहता है ना, कोई खाली तो नहीं है। तो लाइफ इज फुल ऑफ इवेंट्स एंड टाइम विच मे कॉज अस टू फील स्ट्रेस्ड, ठीक है। किसी के पास कोई काम नहीं है, तो बैठे बैठे सोचता रहता है, तो उसको उस चीज़ का टेंशन है, तो उसका मेंटली वो स्ट्रेस हो गया ना। तो जो काम कर रहा है उसको फिजिकली स्ट्रेस हो गया, जो लेबर है तो दिन भर लेबर वर्क कर रहा है, तो उसको मसल्स का स्ट्रेस, वो स्केलेटल मसल्स भी थक गई। तो कहने वाले लाइफ इज फुल ऑफ इवेंट एंड टाइम व्हिच मे कॉज अस टू फील स्ट्रेस। द फाइट ऑफ लाइफ रिस्पॉन्स इज हाउ द बॉडी डील्स विद स्ट्रेसफुल इवेंट्स। मसल टेंशन इज जनरेटेड सो दैट वी आर रेडी टू रन और फाइट। फाइट ऑफ लाइफ का मतलब मुझे फाइट ऑफ लाइफ में या तो उस चीज़ से आप भिड़ जाओ, ठीक है, सिचुएशन से, या वहाँ से भाग जाओ। दो ही चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए कहीं आप कुछ आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हमारे मुश्किल हो रहा है, या तो आप काम छोड़ के भाग जाओगे, तो बंद कर दो काम, या तो अपना एफर्ट डालोगे कि मैं इसको करूँगा, कैसे मैं हार सकता हूँ। तो फाइट ऑफ लाइफ, ठीक है, रिस्पॉन्स हाउ द बॉडी डील्स विद स्ट्रेसफुल इवेंट, मसल टेंशन इज जनरेटेड सो दैट वी आर रेडी टू रन और फाइट, ठीक है। फियर, फ्रस्ट्रेशन, पेन, ग्रीफ, एंगर और एंजाइटी कैन ट्रिगर दिस पैटर्न। ये सारे जो पैटर्न होते हैं, फियर, फ्रस्ट्रेशन, पेन, ग्रीफ, एंगर एंड एंजाइटी कैन ट्रिगर दिस पॉइंट। ट्रिगर मतलब बढ़ाना, ठीक है। ये क्या है, ये सारे पॉइंट जो है वो उसको बढ़ा देते हैं टेंशन। अब मान लो कोई डरा हुआ है तो टेंशन होगी ना, या कोई फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज़ से तो उसकी भी टेंशन बढ़ गई। पेन हो रहा है किसी तरह कहीं पे तो आपकी मसल में टेंशन है, दिमाग में टेंशन है ना, रिलैक्स तो नहीं रहोगे। ग्रीफ है, किसी चीज़ का दुख है, किसी को बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको भी टेंशन होगा मेंटली फिजिकली। एंगर, तो गुस्से में है, तो गुस्से में क्या होता है, हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, तो वो भी एक तरह का आपका टेंशन हो गया। एंग्जाइटी, कोई चिंता है कि किसी चीज़ की, किसी बात को लेकर परेशान है, कोई बीमारी है ना, या रिलेशन में या परिवार में कोई परेशान है, किसी तरह पढ़ाई को लेके, नौकरी को लेके, तो एंग्जाइटी है, तो वो भी टेंशन में रहेगा, है ना। नॉट ओनली आवर मसल्स बट ऑल्सो आवर ग्लैंडुलर एंड नर्वस सिस्टम गेट इन्वॉल्व। इसमें खाली हमारी मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती है, हमारी ग्लैंडुलर और जितने ग्लैंड है और नर्वस सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होता है।
जब आप टेंशन में होगे तो सारा सिस्टम आपका इन्वॉल्व होगा ना, ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपकी जितनी ग्लैंड है वो इन्वॉल्व होगी। भाई इंसान रोता क्यों है? कोई दुख है किसी को, किसी बात का, किसी चीज़ परेशान या पेन हो रहा है तो इंसान रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि ग्लैंडुलर भी इन्वॉल्व है, ग्लैंड जो है उसकी वो इन्वॉल्व है, एंडोक्राइन ग्लैंड। वो क्या करेगी? इमोशन के लिए होती है ना, पढ़ाया था साइकोलॉजी में। इमोशन जब आएगा कैसे आएगा? ग्लैंड से तो आएगा। तो ग्लैंड इन्वॉल्व, नर्वस सिस्टम तो है ही है, बिना नर्वस सिस्टम में तो चलना नहीं है भाई। आप तो देखोगे, फील करोगे, सोचोगे, सब कुछ दिमाग से तो हो रहा है। तो कहने का मतलब है नॉट ओनली आवर मसल्स बट ऑल्सो आवर गैंडुलर एंड नर्वस सिस्टम गेट इन्वॉल्व। सब कुछ एक साथ वर्क करता है, खाली मसल वर्क नहीं करेगी। ठीक है, वी कैन एंड अप फीलिंग क्वाइट वुंड अप। ठीक है, वी कैन एंड अप फीलिंग क्वाइट वुंड अप, मतलब हम लोग एकदम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं तो क्या होता है, एक तरह का हम लोग के अंदर वो जैसे घाव बन जाता है दिमाग में, उस तरह का चीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, लास्ट में मतलब जब हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे ये चीज़ बन जाती है। These days we rarely need to fight or take flight, but do build up muscular stress as a response. ठीक, to events such as traffic, work, personal issues, financial problem and health concerns. स्ट्रेस सब में आपको स्ट्रेस होगा। ट्रैफिक में फंस जाते हो, क्या होता है? स्ट्रेस होता है ना कि कहीं जाना है, परेशान हो, खड़े हो तो गुस्सा आता है ना कि कहाँ फंस गए फालतू में। तो वो ट्रैफिक में वर्क कोई कर रहा हो, वर्क को लेकर स्ट्रेस होता है, चाहे वो आपका घर का वर्क हो, चाहे पढ़ाई का वर्क हो, चाहे ऑफिस का वर्क हो, कैसा वर्क हो, उसको लेकर स्ट्रेस होता है, ओवर होता है। पर्सनल इश्यूज है सबके अपने अपने, उसको लेकर होता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के साथ मान लो फाइनेंशियल इशू चल रहा है, उसको लेकर स्ट्रेस होता है। ठीक है, हेल्थ कंसर्न, किसी को हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, बीमारी कोई, उसको लेके स्ट्रेस होता है कि नहीं? तो स्ट्रेस आपको सब जगह होता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैन अफेक्ट एनीवन, सम पीपल मोर देन अदर्स। ठीक है, ये जो सिचुएशन स्ट्रेस सबके साथ होती है, बस ये किसी को ज़्यादा होती है और किसी को कम होती है। सही है, सम पीपल मोर देन अदर्स, इट कैन बी एग्जॉस्टिंग एंड हार्मफुल टू आवर हेल्थ। ये क्या करता है, हमारे हेल्थ को हार्म पहुँचाता है और एग्जॉस्ट करता है। ठीक है, अब आप किसी को बात को लेकर परेशान हो, कैसी भी चीज़ हो, तो कहीं ना कहीं उसका आपके हेल्थ पे असर आएगा ना। तो वही बात क्या कहेंगे, इन सम केसेस इट मे इवन प्रूव टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा किसी को एंग्जाइटी है तो क्या होता है, क्या होता है? आजकल देखते हो वर्क लोग किसी बच्चों पे ज़्यादा है, पढ़ाई का लोग, क्या क्या होता है? सुसाइड, है ना। तो लाइफ थ्रेटनिंग होता यही हो गया कि जब कोई चीज़ ओवर हो जाती है, किसी भी तरह की हो, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे पढ़ाई का इशू हो, चाहे जॉब का इशू हो, कोई जॉब पे जा रहा है, वहाँ टॉर्चर हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उस केस में भी लोग कर देते हैं ना। किसी का अपना एम है, फाइनेंशियल कुछ है परेशानी, उसकी वजह से कर लेते हैं लोग। पता लोन चल रहा है किसी को, बहुत लंबे समय नहीं चुका पा रहा है, तो उसने पता था कुछ गलत कदम उठा लिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। The 10th person may be easily recognized with some of the following। ठीक है, जो आप 10th person होगा, जो भी मतलब परेशान है, वो बहुत आसानी से रिकग्नाइज हो सकता है चेहरा देख के। ठीक है, कोई भी आपके सामने अगर आया और उसको किसी तरह की परेशानी है किसी बात को लेकर, चाहे वो गुस्से में हो, है ना, या उसके घर में कोई दिक्कत चल रही हो, या वर्क प्लेस में कोई दिक्कत चल रही हो, है ना, या कोई तबीयत उसकी खराब हो, तो फेस से आप उसके पता लगा सकते हो, उसके बॉडी लैंग्वेज से। पहला क्या, फ्रोनिंग। फ्रोनिंग क्या होता है? फ्रोनिंग ये ऐसा होता है ना, आंखें लाइनिंग दिखती है और टेंशन होता है, ऐसे बैठे रहता आदमी आंखें ऐसे करके, तो ये जो लाइनिंग दिखती है उसे बोलते हैं फ्रोनिंग। ठीक है, दूसरा क्या, टाइटनेस, क्लेंचिंग इन द जॉ एंड टीथ ग्राइंडिंग। ये कब होता है? पता चला वाइवा चल रहा है आपका, वाइवा में आपका नंबर आने वाला है, तो क्या होगा, आप एकदम बैठोगे हाथ टाइट करके, ठीक है, जॉस टाइट होंगे, होगा कि दांत आपस में बहुत एकदम जो बहुत नर्वस हो जाते हैं उनका ये होता है। या आपका इंटरव्यू होने वाला है, बहुत अच्छी आपकी कहीं पे है, आपने अप्लाई किया हुआ इंटरव्यू होने वाला है, तो वहाँ पे क्या है, नर्वस हो जाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टाइटनेस, क्लेंचिंग इन द जॉ, जॉ जो टाइट हो जाएगा, टीथ ग्राइंडिंग, ठीक है, दांत को पीसेंगे, कहते हैं दांत के गुस्से में भी ये काम लोग करते हैं। फिर क्या, रेज्ड और हंच शोल्डर, ऐसे लोग बैठे थे इस तरह से बंदी पोजिशन, नॉर्मल जो बॉडी पोस्चर वो नहीं रहेगा। क्लेंच्ड हैंड, हाथ ऐसे रहेगा, टाइट क्रॉस लेग करके ऐसे बैठ जाएंगे टाइट करके, है ना। ड्रॉन एंड क्लोज पोस्चर, मतलब एकदम करके हमारे साथ खड़े हैं क्लोज पोस्चर, तो रिलैक्स नहीं होंगे, एकदम क्लोज पोस्चर ऐसे खड़े होंगे। शैलो और हेड ब्रीदिंग पैटर्न, उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा बहुत वो कैसा होगा,
शैलो हो जाएगा, ठीक है, जब घबराहट होगी अंदर। तो रिलीव स्ट्रेस वी नीड टू फाइंड द राइट लेवल ऑफ मसल टेंशन, ठीक है। अब इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए क्या करना है हमें, राइट लेवल ऑफ मसल टेंशन हमें देखना है, किस तरह से बाहर निकल जाना है। इनफ फॉर एन एक्टिव लाइफ बट नॉट सो मच दैट आवर मसल्स आर एग्जॉस्टेड। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज एनी एग्जॉस्टिंग मस्कुलर टेंशन एंड देन लर्न टू बी एबल टू रिलैक्स दोज मसल व्हेन वी नीड टू। तो आपको पता लगाना है इनमें से क्या होता है, ठीक है। जरूरी सब चीज़ें हो, कोई एक चीज़ हो रही होगी उस चीज़ से आपको बाहर निकल के आना है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि जब आप एकदम टेंस हो, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो वहाँ से आपको रिलैक्स होना है, ठीक है। मसल टोन अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लिविंग मसल्स आर नेवर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टेंशन। ये तो पता है ना आपको कि अंडर ऑर्डिनरी नॉर्मल जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं उसमें क्या होता है, जो लिविंग मसल्स हमारी हैं आर नेवर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टेंशन। अगर मसल्स फ्री हो जाएगी टेंशन से तो लाइफ क्या होगी, अगर मसल्स सारी टेंशन फ्री हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है। आप कितने भी रिलैक्स पोजीशन में हो पर आपकी कोई ना कोई मसल तो वर्क कर रही है ना। अगर कोई मसल वर्क नहीं कर रही तो इसका मतलब समझ रहे हैं। तो अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लिविंग मसल्स आर नेवर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टेंशन। जैसे हार्ट है आपका, आप कितने भी रिलैक्स हो हार्ट तो चलेगा ना, रेस्पिरेटरी मसल चलेगी ना। अगर वो रुक गई तो क्या होगा, खत्म कहानी। तो यहाँ पे भी बात है, देयर आर सम क्वालिटी ऑफ फर्मनेस नोन एज मसल टोन, ठीक है। कुछ हमारी मसल्स की फर्मनेस होती है, टाइटनेस होती है, उसे हम बोलते हैं मसल टोन। मसल टोन इज मेंटेन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द मसल स्पिंडल सर्किट। मसल टोन हमारी जो है क्या करती है, इज मेंटेन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मसल, जो भी हमारा मस्कुलर वर्क है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है, उसको मेंटेन करती है, ठीक है। अब आता है पोस्चरल टोन। पोस्चरल टोन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन विच इज परसिस्ट इन मसल टू मेंटेन पोस्चर इज कॉल्ड पोस्चरल टोन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होता है जो मसल्स को मेंटेन करता है पोस्चर मेंटेन करने के लिए, समझ। आप जब हम सीधे खड़े हैं, आप बैठे हो, आप एक पोस्चर में बैठे हो ना, तो वहाँ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन विच इज परसिस्ट इन मसल। तो आपकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जैसे हम खड़े हैं, आप बैठे हो, अपना हाथ ऐसे है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल का पैर मुड़ा हुआ है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, मूवमेंट हो रहा है, आइसोटोनिक मूवमेंट हुआ ना, जब पैर मोड़ा आपने या हाथ मोड़ा या फैलाया, तो द कॉन्ट्रैक्शन विच इज परसिस्ट इन मसल टू मेंटेन पोस्चर इज कॉल्ड पोस्चरल टोन। तो आपकी पोस्चरल टोन है, अगर हम अपने आप को मेंटेन करें खड़ा होकर, तो मतलब ये हमारी टोन है मसल की। अगर मसल टोन अच्छी नहीं हो क्या होगा, गिर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े खड़े होंगे। अगर नॉर्मल पोस्चर में खड़े हैं तो मतलब हमें सारी मसल जो है वो वर्क कर रही है, उसकी अपनी एक टोन है, उसकी टोन मेंटेन कर रही है। It is maintained by regulated by reflex mechanism, that is anti-gravity muscle, ठीक है। The stretching of muscle by external force, for example gravity, wind, water stimulate the sensory receptor of the muscle। जो भी आपकी स्ट्रेचिंग मसल्स है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है, और ग्रेविटी असिस्ट कर रही है ना आपको, आपके अगेंस्ट विंड करती है। आप खड़े हो, हवा का तेजी झोंका है, आपने अपने आप कंट्रोल किया ना, वरना गिर जाओगे। वाटर, पानी में खड़े हो तो पानी में बैलेंस करना पड़ता है ना, वरना पानी एक बार कस के लहर आई तो आप बह जाओगे। तो क्या है, वाटर स्टिमुलेट का सेंसरी सेक्टर ऑफ द मसल। तो ये सब क्या करते हैं, हमारी मसल्स के सेंसरी सेक्टर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। दैट इज मसल स्पिंडल कॉज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मोटर इम्पल्स टू द सेम मसल व्हिच कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनफ नंबर ऑफ मसल्स मोटर यूनिट टू इंक्रीज टेंशन व्हिच इज सफिशिएंट टू काउंटर बैलेंस टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जब भी कोई पोस्चर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर मान लो कोई हवा का झोंका आ रहा है या पानी में खड़े हो, है ना, तो क्या कर रहे हैं, तो एक काउंटर बैलेंस इफेक्ट आ रहा है। हम अपने आप को जो बैलेंस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, मसल्स की टोन जो वो मेंटेन कर रही है ना। अगर कोई मान लो वीक है, जैसे छोटा सा बच्चा भी नया चलना सीखा है, क्या होगा, हल्का सा भी उसको कहीं हवा लगी तो गिर जाएगा वो, या किसी को बैलेंस की दिक्कत है, कोई ओल्ड एज में है, बैलेंस की दिक्कत है, तो हल्का सा भी डिसबैलेंस हुआ क्या गिर जाएगा, तो उसकी मसल क्या है, वो पोस्चर टोन मेंटेन नहीं कर पा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वही बात यहाँ समझाएगी, ठीक है। पोस्चर टोन इज वेरीज विद चेंज इन पोजीशन, ग्रेटर इन अपराइट पोजीशन देन लाइंग पोजीशन, ठीक है। इसकी जो पोस्चर टोन होती है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है। अगर खड़े हैं तो हमारी पोस्चर टोन अलग है, लेटे हुए हैं तो अलग है। खड़े होने में ज़्यादा ग्रेविटी हमें खींच रही है ना अपनी तरफ, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा जोर लगाना है।
अब खड़े होकर सो सकता है कोई? नहीं सो सकता ना। लेट के क्यों सोते हैं? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, ठीक है। खड़े होकर क्या पोस्चर टू इज वेरी विद चेंज इन पोजीशन ग्रेटर इन अपराइट पोजीशन। ग्रेविटी क्या है यहाँ पे, क्या कर रही है? अपराइट पोजीशन ज़्यादा फोर्स लगा रही है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और इन लाइन पोजीशन बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल स्ट्रेच द मसल मोर स्ट्रांगली। तो जब खड़े तो ग्रेविटी क्या ज़्यादा स्ट्रेच कर रही है, और जब लेटे हुए देन इन लाइन पोजीशन विद ग्रेविटेशन फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाई फुल सपोर्ट ऑफ द बॉडी। जब बॉडी आपकी फुल सपोर्ट में आप लेटे हुए हो तो वहाँ की ग्रेविटी क्या काउंटर बैलेंस होगी, तो वहाँ को कोई ताकत नहीं लगानी पड़े, आराम से रिलैक्स पोजीशन लेटे हुए, है ना। अब जैसे मेडिटेशन के अंदर कहा जाए कि आप मेडिटेशन करिए, तो मेडिटेशन लेट के करते हैं ना, करते ही नहीं करते। लेट के बिल्कुल कुछ देर के लिए 5 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट जितना भी कोई कर सकता है, आंखें बंद करके लेट जाइए और जिसको भी आपको याद करना याद करिए, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है। वो होता है मेडिटेशन। फिर आते हैं एम्स पे, एज ए प्रिवेंटिव मेथड टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम अननेसेसरी वियर एंड टियर, ठीक है। इसका एम क्या है? ये एक प्रिवेंटिव मेथड है टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम अननेसेसरी वियर एंड टियर। अगर आप रिलैक्सेशन नहीं करोगे, कोई भी आप काम कर रहे हो, जब उसको ओवर कर दोगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी ना। जैसे आपको कहीं अचानक मान लो खड़ा होना पड़ गया, आपकी कैपेसिटी आधे घंटे की, आपको 2 घंटा खड़ा होना पड़ गया, तो क्या होगा? कुछ देर बाद पैरों में दर्द होने लगेगा ना, तो वहाँ पे क्या वियर एंड टियर के चांसेस होते हैं, मतलब खिंचाव आ जाएगा या कहीं पे कुछ इंजरी भी हो सकती है लगातार अगर आप कोई काम कर रहे हो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा। एज ए ट्रीटमेंट टू हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन दैट टेंशन हेडेक इंसोम्निया एंड एस्थमा, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में जो ट्रीटमेंट अगर आपको देना है हेडेक इंसोम्निया एस्थमा, तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है ना, या किसी को नींद नहीं आ रही है या अस्थमा, ठीक है। इंसोम्निया समझते हैं ना, नींद लगती है। इंसोम्निया मतलब क्या? नींद लगती है, नींद ना आना, उल्टा है। इंसोम्निया नींद ना आना, अनिद्रा, ठीक है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। हेडेक, इंसोम्निया एंड अस्थमा, ठीक है। इस तरह कंडीशन में करते हैं। एज ए कोपिंग स्किल, कोपिंग इज कॉल्ड calm down in the mind, so one can deal successfully with difficult situation. There are 3 symptoms involved in relaxation: nervous system, endocrine system और इधर क्या है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तीनों आपका इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सारा इसका इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब आते हैं टेक्निक। जनरल रिलैक्सेशन, सपोर्ट, कंफर्ट, रेस्टफुल एटमॉस्फेयर, एडिशनल और स्पेशल मेथड फॉर प्रोमोटिंग रिलैक्सेशन, ठीक है। जनरल रिलैक्सेशन में क्या क्या आएगा आपका? सपोर्ट आएगा, कंफर्ट आएगा, रेस्टफुल एटमॉस्फेयर आएगा, एडिशनल और स्पेशल मेथड ऑफ प्रमोटिंग रिलैक्सेशन, ठीक है। उसका दूसरा आता है लोकल रिलैक्सेशन। जनरल की बात करते हैं, कैन बी डन इन एनी कन्वीनियंट पोजीशन, फॉर एग्जांपल लाइंग विद फुल सपोर्ट, ठीक है। जनरल रिलैक्सेशन क्या है? किसी को आप कोई थका हुआ है, किसी भी चीज़ से परेशान, उसको सीधा लिटा दीजिए लाइंग पोजीशन में और कह दिए आप यहाँ पर रेस्ट करिए, सबसे बेस्ट तरीका है। सपोर्ट, कंफर्ट एंड रेस्टफुल एटमॉस्फेयर आर बेसिक कंडीशन फॉर जनरल रिलैक्सेशन and can prove efficient without additional or special method, ठीक है। Support various forms and modification of the lying position are used to achieve full support of the body. The related stability of each one varying according to the condition of the patient and in the individual preference. Comfort क्या है? The ingredients of comfort include freedom to breathe deeply, calm, abdominal quiescence and mild degree of physical fatigue. Restful atmosphere क्या हुआ? Physical and mental relaxation are interdependent and effort must be made to secure a state of mental rest. बहुत बहुत मैं जवाब दे दिया। आप लोग बताइए कुछ समझ में आता है कुछ नहीं? अभी इसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं। सपोर्ट करते हैं लाइंग सुपाइन, ठीक है। लाइंग सुपाइन का मतलब क्या हुआ? सीधा लेटना, पेट के बल या पीठ के बल? पीठ के बल, ठीक है। ऐसा लेटे हुए सुपाइन, ठीक है। एक फर्म सरफेस इसेंशियल, एक फर्म सरफेस जरूरी है एंड
if resilient also, as in the case of a good spring mattress, it is ideal as it will mold itself to the body contours and give even pressure and comfort. ये जो लिखा हुआ है इसमें जरूरी होता है क्योंकि ये बॉडी पे एक इवन प्रेशर देता है, ठीक है, एंड कंफर्ट, और कंफर्ट देता है। अगर बॉडी पे आपके अनइवन प्रेशर होगा तो आप कंफर्ट में नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो मैट्रेस हमेशा वैसे चूज करना चाहिए जो बॉडी पे इवन प्रेशर दे। At all costs, plinth or beds which sag are to be avoided, as they cramp the thorax and so through additionally strain on the respiratory muscles. A head pillow is required, which is sufficiently soft to prevent the head from rolling to either side and to be well molded to support the neck posteriorly. ठीक है, मतलब इस तरह की पिलो होनी चाहिए जो प्रॉपर सपोर्ट दे। A small pillow under the knees relieves tension. एक छोटी पिलो आपका जैसे पोजीशन देख रहे हो, एक छोटी पिलो क्या करोगे, नीज के नीचे लगा दोगे रिलैक्सेशन के लिए। स्मॉल पिलो अंडर द नीज रिलीव्स टेंशन ऑन द हैमस्ट्रिंग एंड द इलियोफेमोरल लिगामेंट। हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ होती है? हैमस्ट्रिंग कहाँ होती है? फीवर में कहाँ होती है? ये वाली, ये वाली बताइए। ये जो लिखा हुआ है स्मॉल पिलो अंडर द नी रिलीव्स टेंशन ऑन द हैमस्ट्रिंग, तो पता होना चाहिए हैमस्ट्रिंग कहाँ होती है, कहाँ पे होती है? लेग में होती है। अच्छा, कहाँ पे होती है? नहीं पता, कहाँ पे हैमस्ट्रिंग कहाँ होती है? नहीं पता, लक्ष्मी नहीं पता, साक्षी कहाँ, थाई में कहाँ पे होती है? आगे पीछे? पीछे पक्का? अतुल ने बताया अकमल कहाँ पे होती है? पीछे ही होती है। श्योर हो या तुक्का लगा रहे हो? तुक्का लगा रहे हो, मुझे पता है। अतुल ने बता दिया सही, अतुल ने भी अंदाजे से बता दिया, नहीं सही बता दिया है। हैमस्ट्रिंग मसल आपकी ये होती है, ठीक है, बैक ऑफ थाई। और ये मसल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह आपको ये नहीं पता हैमस्ट्रिंग कहाँ होती है, कहीं जाओगे ना तो इंटरव्यू देने सबसे पहले ये पूछेंगे, समझ रहे हो? तो ये चीज़ ध्यान में रखो, भूलो नहीं। पूरी एनाटॉमी पढ़ लियो, आपको ये नहीं पता हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स कहाँ होती है, कब तक मेन मसल को याद रखो। डीप मसल पता है कि नहीं याद होती है जल्दी, टाइम लगता है, और जो मेन आपकी मसल है वो याद रखिए। तो अगर आपका पेशेंट आए कैसे चेक करोगे आप? अब पेशेंट आए कह भैया पैर ऐसे है, सीधा कर ही नहीं पा रहा है, तो कैसे चेक करोगे, क्या दिक्कत है? मसल चेक करनी पड़ेगी ना, तो इस चीज़ें याद रखो, ठीक है। हैमस्ट्रिंग होती है यहाँ पे बैक ऑफ थाई में। इसका काम क्या है हैमस्ट्रिंग का? हैमस्ट्रिंग का काम क्या है, क्या एक्शन है, फंक्शन? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, पीछे है क्या कर सकती है? पावर देगी। हम एक्शन पूछ रहे, एक्शन कौन सा एक्शन करते हैं? फ्लेक्शन करेगी, एक्सटेंशन करेगी, एब्डक्शन करेगी, एडक्शन करेगी, क्या करेगी? फ्लेक्शन कहाँ का, कहाँ का, कौन से जॉइंट का फ्लेक्शन करेगी? हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, किसका करेगी? किसका? नी का क्या करेगी? फ्लेक्शन। पढ़ के बोल दो भाई, लगा दो। मोबाइल वाइल भी रखा है पक्का? नी फ्लेक्सर है हैमस्ट्रिंग, और हिप एक्सटेंसर है, ठीक है। हिप जॉइंट का पैर सीधा उठा रहे हैं ऊपर, ये कर रहे हैं, ये हैमस्ट्रिंग कर रही है, मतलब हिप का एक्सटेंशन कर रही है और नी का फ्लेक्शन, ठीक है। तो नी फ्लेक्सर हुई और हिप एक्सटेंसर हुई, हैमस्ट्रिंग आपकी। क्वाड्रिसेप्स क्या है? वो अपोजिट है, नी एक्सटेंसर हुई, ठीक है, पैर ऊपर वाला। तो जब कोई थका हुआ है, किसी को रिलैक्स करना है, तो हम क्या करते हैं, पिलो लगाते हैं, जिससे क्या आपकी पैर की पोजीशन ये होगी, लेटा हुआ सीधा लेटा हुआ है, खिंचाव आ रहा है, आपने उसको पैर के पिलो लगा दिया, पैर हल्का फ्लेक्स हो गया।
रिलैक्स हो गया, उसकी हैमस्ट्रिंग क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। वही बात यहाँ कही गई है, ए स्मॉल पिलो अंडर द नी रिलीज टेंशन ऑन द हैमस्ट्रिंग। यहाँ पर पिलो लगा दी, यहाँ की जो टेंशन है वो कम होगी, पेशेंट रिलैक्स हो गया। ठीक है, कभी कोई थक गया आपके ऊपर, आप ट्राई करो, बहुत ज़्यादा आप चल गई हो लंबा, आगे बेड पे लेटो तो आपको लगेगा पूरा पैर में तनाव आ रहा है, बहुत थके हुए हैं, काफ मसल ये सब थका हुआ है, तो पैर नीचे हल्का सा कुछ टॉवेल या पिलो लगा दो, फिर देखो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, पैर का दर्द आपका तुरंत खत्म हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये पोजीशन होती है रिलैक्सेशन की। ठीक है, फिर आता है फीट आर हेड इन द मिड पोजीशन बाय स्टैंड बैक और सिमिलर डिवाइस। ठीक है, एंड ईच आर स्लाइटली एब्डक्टेड एट, ये हाथ को क्या करना है आपको, हल्का सा ऐसा रखना है बाहर करके। ठीक है, और फीट जो है जैसे वो लेटा हुआ है इस पोजीशन रखनी है, साइड में रख सकते हो और ऐसे रख सकते हो। ठीक है, ये पोजीशन आपकी होती है रिलैक्सेशन की सारी। ठीक है, फिर आता है हाफ लाइन।